सो हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। प्याजे जहां बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक मानते थे, वहीं दूसरी ओर वाइगोत्स्की क्या बोलते थे, बच्चा खुद से कुछ नहीं सीखता है, सीखता है सोशल इंटरेक्शन से, है ना। ये सारी चीजें दोनों ने बोली। लेकिन प्याजे ने, कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्याजे ने एक और थ्योरी दी थी। कौन सी? नैतिक विकास, है ना। प्याजे की नैतिक संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, है ना, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो छोटा बच्चा है वो कोई भी काम करता है तो डर की वजह से करता है। नहीं नहीं नहीं, मैं यदि ऐसा किया तो मम्मी मुझे मारेगी, है ना। लेकिन जो बड़ा बच्चा है वो क्या करता है, वो समझ की मॉरलिटी को एक्सेप्ट करता है ना। तो कोहलबर्ग ने क्या सोचा बेटा, जो हमारे आज के वैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई एक छोटे बच्चे की थिंकिंग में डिफरेंस होता है और एक एडोलेसेंस की बच्चे की थिंकिंग में अलग होता है। किशोर अवस्था के बच्चे, है ना, किशोर अवस्था के बच्चे की थिंकिंग में अलग डिफरेंस होता है। दोनों को यदि मोरल डिलीमा वाले क्वेश्चंस पूछे जाएं, मोरल डिलीमा इन द सेंस, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक बच्चे को पूछा जाता है कि बेटा आपको मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद है, बच्चा फंस जाता है, भैया सामने में ही मम्मी पापा खड़े हैं, बोलूं तो बोलूं किसको, पापा सही है बोलूंगा तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, मम्मी सही है बोलूंगा तो पापा नाराज हो जाएंगे। तो ये होता है बेटा मोरल डिलेमा वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप एक नजर में देखो तो वो सही लगते हैं, वहीं दूसरी नजरिया बदलो तो वो अलग लगने लग जाते हैं। ये सारी चीजें थी बेटा, है ना। तो ये होता है बेटा मोरल डिलेमा वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी जिन प्याजे ने क्या दिया था बेटा, नैतिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने एक्चुअल में रूल्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के, स्टेजेस क्या होते हैं, बच्चे को पनिशमेंट देने से क्या होता है ना, मोरल जजमेंट कैसे करते हैं बच्चे, ये सारी बातों पे जिन प्याजे ने बात कर ली थी, है ना। लेकिन एक चीज रह गया था जिसको कोहलबर्ग ने नोटिस किया कि भैया प्याजे जी ने छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के बारे में तो बता दिया कि बच्चा इस स्टेज से इस स्टेज में जाता है तो इस प्रकार से थिंकिंग करता है, इस प्रकार से स्कीमा डेवलप होती है, इस प्रकार से क्या होता है, फंक्शंस करता है उसका ब्रेन। लेकिन उन्होंने, कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने नोटिस किया, यार इन्होंने तो बस बड़े बच्चे छोटे बच्चों की थिंकिंग के बारे में बता दिया है, लेकिन क्या मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, थोड़े रिसर्च करके, क्या मैं और भी स्टेजेस फाइंड आउट कर सकता हूं क्या मैं इस थिंकिंग को और भी आगे ले जा सकता हूं क्या। और यहीं से डेवलप होता है बेटा कि उन्होंने सोचा कि मैं एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दूंगा जो प्याजे से बहुत ज्यादा सटीक होगी और थोड़ा डिटेल में होगी, है ना। कोहलबर्ग ने प्याजे के थ्योरी से इंफ्लुएंस होके रिसर्च करने के बारे में सोचा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनसे आप प्रेरणा लेते होंगे, नहीं यार बहुत अच्छे हैं, बनना है तो इनके जैसा बनना है ना। हर छोटे बच्चों के माइंड में रहता है, हो सकता है वो स्पाइडरमैन जैसा बनना चाहता हो सकता है कोई प्राइम मिनिस्टर जैसा बनना चाहता हो, डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर। आज हम बहुत मेजर और बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो प्याजे ने क्या बोला कि प्याजे ने रूल्स के बारे में बता दिया, बच्चों को हर एक स्टेज के बच्चों के लिए पनिशमेंट क्या इंपॉर्टेंट होती है ये भी उसने बताया, है ना। मोरल जजमेंट क्या होता है ये भी उसने बताया, है ना। तो ये जो फाउंडेशन था बेटा, कोहलबर्ग ने जो अपने 6 स्टेजेस दिए, उसके लिए फाउंडेशन था प्याजे की थ्योरी। कोहलबर्ग ने कोहलबर्ग ने
3 स्टेजेस बताए, है ना। 6, क्या बोलना चाहिए, कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस बताए और 3 लेवल बताई। बच्चा जो है इन 6 लेवल से होकर गुजरता है और इन 6 लेवल में भी हर एक लेवल में 2 बातें बताई। तो कोहलबर्ग ने बोला कि हर बच्चे का ना, कोई भी बच्चा जो है वो इन 3 लेवल से होकर गुजरता है। कौन कौन से लेवल? सबसे पहले बोला प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर उसने बोला एक और लेवल बताया बच्चों का जो था कन्वेंशनल लेवल, तीसरा जो उन्होंने बताया वो था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो डेवलपमेंट में जो कोहलबर्ग ने 3 जो थ्योरी बताई अपनी, उसमें उन्होंने बच्चों को इन 3 भागों में डिवाइड किया, 0 से 4 साल, 4 से 13 साल, 13 प्लस, है ना। पहला बोला उन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा कन्वेंशनल स्टेज, फिर क्या बोला पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, है ना। तो 3 स्टेजेस उसने बताए। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो था ना बेटा, उसमें 2 टाइप के बच्चों को रखा। कन्वेंशनल स्टेज था उसमें 2 टाइप के बच्चों को रखा और पोस्ट कन्वेंशनल था उसमें 2 टाइप के बच्चों को रखा, राइट। किस प्रकार के बच्चों को रखा ये मैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में क्या बताई, 3 प्रकार की चीजें बताई। पहला क्या था प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा क्या था कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा क्या था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। बीच वाले को याद रखना बेटा, कन्वेंशनल स्टेज हमेशा प्री यूज किया जाता है पहले की बातों को बताने के लिए, पोस्ट यूज किया जाता है बाद की बातों को बताने के लिए, ठीक है। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है वो कौन कौन सी एज तक रहती है बेटा, 0 से 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं। कन्वेंशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो 4 से 13 ईयर के बीच के बच्चे होते हैं और पोस्ट कन्वेंशनल बच्चे जो होते हैं वो 13 प्लस होते हैं, है ना। तो कोहलबर्ग ने जो है ना नैतिक विकास के बारे में क्या बताया कि भैया एक बच्चा जो है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, कॉन्क्रीट थिंकिंग कर रहा है, ऐसे ऐसी थिंकिंग तो प्याजे ने करवा रखी थी, लेकिन कोहलबर्ग ने अलग क्या बोला कि बच्चा जो है किसी मोरल डिलेमा के आंसर्स, ऐसे आंसर्स जिसके बहुत सारे आंसर्स हो चुके हैं, हो सकते हैं, हो सकता है एक आंसर सही हो सकता है दूसरे की नजर से वो भी सही हो, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यस और नो में तो देता ही है, लेकिन और यस और नो बोलने के पीछे एक लॉजिक भी देता है बच्चा, और वो जो लॉजिक है ना वो हर एज के बच्चों का लॉजिक बिल्कुल अलग होगा। ये किसने बोला, ये कोहलबर्ग ने बोला कि बच्चों की सोचने, सही या गलत को सोचने की जो तरीका है वो हर स्टेज के लेवल में अलग अलग होता है ना। इसके लिए कोहलबर्ग ने एक कहानी बताई थी हेंज की, है ना। यहीं से आप लोगों ने बताया कि आवाज नहीं आ रही, माइक चालू नहीं हुई है ना। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हेंज की कहानी। हेंज की कहानी क्या थी भाई? हेंज की कहानी, हेंज नाम का एक पर्सन रहता है जिसकी जो वाइफ है वो बेटा एक बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजर रही थी। तो हेंज की जो वाइफ वो बीमार रहती है, तो हेंज क्या करता है, हेंज जाता है
डॉक्टर की दुकान में ये शटर लगा होता है बेटा, है ना। डॉक्टर की दुकान में जाता है, पूछता है डॉक्टर से कि भाई मेरी वाइफ बीमार है, मुझे जो ये मेडिसिन है ये मुझे दे दो। हेंज ने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने क्या बोला, भैया मैंने जो है ना ये जो दवाई है बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर डिसीज के लिए बनाई है, और ये जो दवाई है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिलेगी, तो भाई तुमको मैं सस्ते में तो नहीं दूंगा दवाई। उस दवाई की कीमत थी बेटा 2000 रुपए, लेकिन उस डॉक्टर ने क्या बोला कि मैंने ये दवाई बनाई है और इसका कॉपीराइट भी इशू नहीं हुआ है, तो मैं तुमको 10 गुना रेट बढ़ाकर 20,000 में दवाई दूंगा, तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। अब हेंज जो है ना वो क्या करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसके पास 20,000 रुपए भी नहीं होते। देख रहे हो कैसी कंडीशन है उसकी, 20,000 रुपए भी नहीं होते हैं। तो हेंज क्या करता है ना, डॉक्टर के पास जाता है और दवाई मांगता है, दवाई डॉक्टर नहीं देता है, तो हेंज बोलता है डॉक्टर को कि भैया ये दवाई अभी मुझे दे दो, मैं आने वाले 2 सालों में तुमको इस दवाई की पूरे पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। उसके बावजूद भी डॉक्टर क्या बोलता है, ना मैं नहीं देने वाला तुमको दवाई, लेना है तो नगद लो। तो हेंज क्या करता है, रात के जब डॉक्टर सो जाता है, डॉक्टर जब सो जाता है तो हेंज क्या करता है, रात के 1 बजे डॉक्टर की दुकान में जाता है, शटर तोड़ता है और दवाई फाइंड आउट कर लेता है और अपनी वाइफ को लेके जाता है और वाइफ को बचा लेता है ना। तो ये एक स्टोरी बताई कोहलबर्ग ने, किनको, अलग अलग स्टेजेस के बच्चों को, है ना। ये जो इसी कहानी को जो मैंने अभी हेंज की कहानी बताई, ये कहानी किसको बताई कोहलबर्ग ने, प्री कन्वेंशनल स्टेज के बच्चों को बताई, कन्वेंशनल स्टेज के बच्चों को बताई, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के बच्चों को बताई, है ना। तो तीनों को जब ये कहानी सुनाया गया और एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन, कि हेंज ने जो किया क्या वो सही था या गलत था, मोरल डिलेमा वाला क्वेश्चन। हेंज की कहानी बताकर इन 3 स्टेज के बच्चों से क्या पूछा कोहलबर्ग ने, यह पूछा कि हेंज ने जो उस कहानी में किया वो सही था या गलत था। आप लोग बताइए बेटा लोग, क्या वो सही था या गलत था। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो सही किया, क्योंकि बच्चे जो है, क्या बोलना चाहिए, जो उसकी वाइफ है वो मरने वाली थी और मानवता के हिसाब से किसी का जीवन बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन लॉ के, है ना। कोई ये आंसर देगा। दूसरा आंसर कौन बोला, एक दूसरा बच्चा क्या बोला कि सर हेंज ने बिल्कुल गलत किया, चोरी करना गुनाह होता है, आपका इंटेंशन मैटर नहीं करता, यदि आप चोरी कर रहे हो तो आप गुनहगार हो, ऐसा एक बच्चे ने बोला। वहीं तीसरे बच्चे ने बोला कि सर ये डॉक्टर का धर्म है कि वो सबसे पहले अपनी कमाई को छोड़ के एक मरीज की जान बचाए, डॉक्टर ने बिल्कुल गलत किया। एक बच्चा यस और नो के साथ साथ एक अलग ही बता रहा है। तो ये 3 प्रकार के आंसर 3 टाइप की स्टेजों से पूछा गया, है ना। तो यही बात है कि ये 3 टाइप की स्टेजेस के कौन कौन से स्टेजेस के बच्चों को कौन कौन पूछा गया और क्या क्या आंसर्स बच्चों ने अपनी एज के अनुसार किया, उस बेसिस पे कोहलबर्ग ने अपनी एक थ्योरी दी
जिस थ्योरी का नाम है क्या? कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्लियर है बेटा? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अभी क्लियर कैसे होगा? अभी तो मैं बताया ही नहीं हूं कौन से स्टेज के बच्चों ने कौन से टाइप का आंसर किया है ना? तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टेज के बच्चों ने किस प्रकार के आंसर्स किए। जो प्री कन्वेंशनल वाले बच्चे थे ना, ये जो प्री कन्वेंशनल वाले बच्चे, ये प्री कन्वेंशनल वाले बच्चे जिनका एज ग्रुप 0 से 4 ईयर का था, है ना, उसमें भी 2 स्टेजेस बताया कोहलबर्ग ने। क्या स्टेज था बेटा? प्री कन्वेंशनल स्टेज में भी 2 स्टेज थे, जिसमें से एक स्टेज क्या था? एक स्टेज था भैया क्या, और एक दूसरा स्टेज था। पहला स्टेज था भैया नियम के साथ साथ डर। दूसरा स्टेज में था भैया एक बच्चा क्या था? दूसरा स्टेज में क्या बोला बेटा? दूसरा स्टेज में बोला कि रिवॉर्ड और मेरा, अच्छे से बनाऊं क्या बेटा? दिख नहीं रहेगा ढंग से? चलो तुम लोगों को अच्छे से बना के बताते हैं इसको, ठीक है? ये जो चीज है हमको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है इसको, है ना, फिलहाल के लिए। चलो, कोहलबर्ग है ना, इन्होंने 3 स्टेजेस बताए। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा क्या बोला? पोस्ट नल लेवल। प्री कन्वेंशनल में भी उसने 2 भाग किया, एक था डर, दूसरा था क्या बेटा? अपना फायदा। कन्वेंशनल लेवल में भी बेटा उसने क्या बताया? 2 स्टेजेस बताए, है ना, जिसमें स्टेजेस क्या था? एक था क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, और एक केस था क्या? लॉ एंड सोशलिटी का, है ना, जिसको हम लोग लॉ एंड रूल्स बोल सकते हैं। ये एक था डर, एक था अपना फायदा। और कन्वेंशनल लेवल में 2 टाइप के बच्चों को देखा उसने, लोग क्या कहेंगे, लॉ एंड रूल, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो कि 13 साल से ऊपर के स्टेज के बच्चे थे, उसमें क्या था बेटा? उसमें उन्होंने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, ये सारी चीजें थी बेटा। प्री कन्वेंशनल लेवल 0 से 4 ईयर, कन्वेंशनल ईयर 4 से 13 साल, पोस्ट कन्वेंशन 13 साल। अब देखो, कोहलबर्ग ने एक कहानी सुनाई, उसके बेसिस पे उसने डिसाइड किया, ये 6 स्टेजेस फाइंड आउट किए, और 6 स्टेजेस को भी 3 लेवल में बांटा, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, है ना, 3 टाइप की चीजों में बांटा। लेकिन हेंज की कहानी तो बहुत पुरानी है बेटा, मैं आप लोगों को एक नई कहानी के थ्रू समझाता हूं ये 6 स्टेज, ठीक है? क्योंकि हम सब स्कूल टीचर बनने वाले हैं, और स्कूल टीचर बनने वाले हैं तो मैं स्कूल का ही एग्जांपल देता हूं, ठीक है बेटा? एक बार एक ग्राउंड में, एक बार क्या है,
एक ग्राउंड में 500 रुपए का नोट पड़ा था। एक कुछ बच्चे हैं, 6 टाइप के बच्चे हैं। वो 6 बच्चों ने उस 500 रुपए को लेकर अलग अलग ख्याल बनाए। ठीक है, अब देखो वो क्या किया, ये 500 रुपए पहले बच्चे को मिला, फर्स्ट स्टूडेंट को मिला। तो उसने क्या बोला, यार ये जो 500 रुपए है ना, इसको मुझे टीचर को दे देना चाहिए, क्योंकि यदि ये 500 रुपए का मालिक जाकर टीचर के पास शिकायत करता है और टीचर को पता चल जाता है कि ये जो पैसे हैं ये मैंने रखे हैं, तो टीचर क्या करेगी, मुझे डांटेगी, है ना, टीचर क्या करेगी, बच्चे को डांटेगी। तो जो डांटने का डर है, सजा मिलने का डर है, ये पहले बच्चों को हुआ। एक बच्चे ने क्या सोचा कि यदि मैं ये 500 रुपए टीचर को नहीं दूंगा या टीचर को दे दूंगा या मैं खुद ले जाऊंगा, तो टीचर मुझे क्या करेगी, डांटेगी, मैं रख लेता हूं। तो नहीं नहीं यार, मुझे नहीं लेना चाहिए, है ना, ये था। अब दूसरा बच्चा कौन बेटा, ये अपना फायदा देखने वाला। 6 टाइप के बच्चों का बात कर रहा हूं मैं। पहला बच्चा क्या बोला कि यार मुझे डर है, यदि वो 500 रुपए रख लिया तो कल की डेट में मेरे को स्कूल जो है डांटेगा, मैडम मेरे को डांटेंगी। वहीं दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, अपना फायदा देख रहे हैं, यदि मैं ये जो 500 रुपए है इसको अपने टीचर को हैंडओवर कर देता हूं, तो टीचर खुश होकर मुझे क्या देगी, चॉकलेट देगी बेटा। ये जो सेकेंड वाला स्टूडेंट है ना, क्या सोच रहा है कि यार मैं 500 रुपए लेके चले जाता हूं और मैडम को दे देता हूं, तो मैडम मुझे ईमानदारी के लिए चॉकलेट देगी, है ना, ये सोच रहा है वो बच्चा, है ना। मतलब मुझे क्या मिलेगा यदि मैं वो 500 रुपए का उठा के मैडम को दे देता हूं, तो कैसे सोच रहा है, देख रहे हो। सिचुएशन 1, 500 रुपए का जो पैसा है उसको लेना है या नहीं लेना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं लेना चाहिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेना चाहिए। और वही चीज बात जो है मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये 3 स्टेजेस में 6 स्टेजेस जो दिए हैं, 3 लेवल में जो 6 स्टेजेस दिए हैं, उसके बेसिस पे समझा रहा हूं। तो पहले बच्चे का क्या हुआ बेटा, डर। दूसरा बच्चा क्या किया, अपना फायदा देखा। अब तीसरा बच्चा क्या बोल रहा है, तीसरा बच्चा क्या देख रहा है बेटा, तीसरा बच्चा थोड़ा सा सोशल अटेंशन पाने वाला, अटेंशन सीकर टाइप का बच्चा था। सोचा यार मैं ये जो 500 रुपए है इसको ले जाकर टीचर को दे देता हूं, तो जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स हैं और वो जो एक खास पर्सन है क्लास में, उसकी नजरों में वो हीरो बन जाएगा, है ना। वो जो 500 रुपए का जो पैसा है उसको यदि वो अपने दोस्तों के सामने उठाकर टीचर को दे देता है, तो टीचर उसको तो शाबाशी देगी ही देगी, उसके आसपास के लोग भी उसको बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा ईमानदार लड़का है, बहुत ही अच्छा है, सब मुझसे दोस्ती करना चाहेंगे। ऐसे ऐसे थिंकिंग रख रहा है बेटा, जो लोग क्या कहेंगे वाला बच्चा है ना। रिटर्न कर दिया तो लोग मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे। तो ये अच्छा बोलने का जो अंदर में क्यूरियोसिटी है ना बच्चे की, है ना, अपने आप को अच्छा कहलाने का, ये किसने बोला, ये तीसरे स्टेज के बच्चे ने बोला। पहले स्टूडेंट ने क्या बोला, डर की वजह से रुक गया। दूसरा बोला अपना फायदा देख लिया, चॉकलेट देगी सोच रहा है। तीसरा क्या सोच रहा है, लोग क्या कहेंगे, उसके दोस्त क्या कहेंगे। चौथा क्या है बेटा, लॉ एंड रूल्स। लॉ एंड रूल्स वाला बच्चा क्या सोच रहा है बेटा, बताओ। ये बोल रहा है कि भैया ये जो 500 रुपए जो मिल रहा है अपने को, है ना, ये 500 रुपए जो है वो मेरा तो नहीं है। और हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास में ये सिखाया गया है, जब तक स्कूल में आपको किसी दूसरे की चीज मिलती है
और वो आपकी नहीं है तो वो आप नहीं रख सकते, है ना। उस बच्चे को ये रूल पता है तो क्या करेगा, वो सोसाइटी का रूल भी फॉलो करेगा बेटा। वो 500 रुपए नहीं उठाएगा कि ये चीज मेरी नहीं है तो मैं इसे नहीं रख सकता। कौन से बच्चे ने बोला बेटा, ये चौथे बच्चे ने बोला। ठीक है, क्या बोल रहा है चौथा बच्चा कि भैया ये 500 रुपए जो है ना ये मेरा नहीं है तो इसमें मेरा हक ही नहीं है, मैं इसको लूंगा ही नहीं, और उसको नहीं लेता है वो। अब यही बच्चा जो है क्या करता है बेटा, ट्रैफिक सिग्नल में जाता है, ऑब्वियस सी बात है सेफ्टी रूल को भी फॉलो करेगा आगे चल के कि नहीं यार मेरे आसपास के समाज का रूल है कि सेफ्टी चीजें जो है क्या बोलना चाहिए, वो क्या करेगा, सेफ्टी क्या बोलना चाहिए, रेड लाइट जो होते हैं उसको क्रॉस नहीं करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, है ना। ये बच्चा है एक। अब आते हैं बेटा हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल वाले स्टेज में। पोस्ट कन्वेंशनल वाले स्टेज में क्या है बेटा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है बेटा, है ना, उसमें ये बोल रहा है जो फिफ्थ टाइप का बच्चा है, थोड़ा ध्यान देना, मैंने लॉ एंड रूल में भी पिंक कलर से मैच किया है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी पिंक कलर का ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिक है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला बच्चा क्या बोल रहा है कि यदि कोई लॉ या जो रूल है ना, यदि कोई जो लॉ या रूल है वो गलत है और उस रूल के हिसाब से किसी का नुकसान हो रहा है तो उस पर क्वेश्चन उठाना चाहिए। इस बच्चे की थिंकिंग क्या बोल रही है बेटा कि भैया कि जो है बच्चा जो है ना वो इस स्टेज में ये समझ जा रहा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना, इसको हम अपने सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये फिफ्थ टाइप का बच्चा बोलता है। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ। सिक्स्थ स्टेज में जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है बेटा, सिक्स्थ स्टेज का जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है बेटा कि भैया ये जो पैसे 500 रुपए के जो नोट थे ये मेरे नहीं है, मैं इसे चुपचाप अथॉरिटी को दे दूंगा, है ना, कोई मुझे देखे ना देखे, शाबाशी दे मत दे, लेकिन मैं ये जो 500 रुपए है ये मेरे नहीं है, तो मैं अपने से बड़े टीचर्स को, जो भी मेरे टीचर्स होंगे जो भी वहां अवेलेबल रहेंगे, उनको ये बोल के दूंगा कि ये पैसे जो हैं मुझे मिले थे, मेरे नहीं है, जो भी आपको लेने आएगा पैसा तो आप उसे दे दीजिएगा। यही सबसे बड़ा क्या है बेटा, ये सबसे बढ़िया वाला बच्चा है जिसकी एक्चुअल में मैच्योर बच्चे बोलते हैं ना, वो बच्चे। अब तुम लोगों को देखा होगा एक लॉ एंड रूल्स का फॉलो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला बच्चा भी कर रहा है, उसकी सोच भी थोड़ी सी समाज सेवी वाली है कि क्या बोलना चाहिए, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि नहीं यार जो रूल्स एंड लॉ बने हैं वो यदि सही है तो ठीक है, लेकिन एज पर सिचुएशन यदि वो रूल्स और लॉ किसी इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें उस रूल्स एंड लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमको उसके लिए अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, है ना। ये कौन बोल रहा है बेटा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला बच्चा बोल रहा है। वही फोर्थ स्टेज का भी बच्चा भी तो बोल रहा था लॉ एंड रूल्स के ऊपर हिसाब से बात करूंगा मैं, है ना, कि हमारे स्कूल में जो नियम है कि गिरा हुआ खोया पाया चीज जो है वो खुद नहीं रख सकते, टीचर्स को देते हैं, ये सारी चीजें, है ना बेटा। तो ये सारे स्टेजेस थे बेटा। और वर्तमान स्थिति के बेसिस पे यदि मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में जो है कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं नीट पेपर लीक की बेसिस पे, जिसपे
शिक्षा मंत्री से क्या बोलना चाहिए, क्या बोला जा रहा है, इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो उस कंडीशन को हम हमारी थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक है बेटा 13 साल का बच्चा और एक है बेटा 18 साल का बच्चा। आपको उस प्रोटेस्ट में जितने लोग हैं वो सारे युवा नजर आते हैं। वो कौन से युवा हैं बेटा, वो 5th स्टेज के युवा हैं। अभी इंडिया में 2 टाइप के युवा लोग हैं, एक जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं चरण 5 वाले, एक जो क्या सही है और क्या गलत में लगे हुए हैं। चौथे चरण वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं, कानून और व्यवस्था आधारित सोच। क्योंकि देखो जंतर मंतर में क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहां हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है, कोने कोने से लोग आ रहे हैं, है ना। हमको नीट के पेपर वालों को सजा देना है ऐसा ऐसा बोल के हजारों लोग आ रहे हैं। लेकिन वो 1000 लोग जो आ रहे हैं बेटा वो चरण 5 के हैं, और जो नहीं आए हैं, है ना, जो ये भी सोच रहे हैं कि नहीं भाई वहां पे यदि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इतने सारे लोग खड़े हो रहे हैं तो रास्ता जाम हो रहा है, सेक्शन 144 का वायलेशन हो रहा है, या फिर जंतर मंतर में ड्रोन उड़ा रहे हैं तो उसका भी वायलेशन हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी ऐसी थ्योरीज दे रहे हैं। वो चरण 5 चरण क्या वाले बच्चे होंगे, चरण 4थे चरण वाले बच्चे होंगे जो ऐसा सोचेंगे, जिनके लिए कानून और व्यवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा सोचेंगे वो लोग। ट्रैफिक जाम हो रहा होगा, दिल्ली के लोग घूम नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसी सोच रखने वाले 4थे चरण के बच्चे होंगे। वहीं 5वें चरण के जो बच्चे हैं ना, जिनके बेसिस पे आज जो है ना कुछ डिसीजन फाइनल आउट हुआ होगा, वो 5वें चरण के जो बच्चे हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो सामाजिक समझौता आधारित बच्चे हैं। समाज की भलाई हेतु नियम बदलने की स्वीकार्यता रखते हैं। कैसे बच्चे हैं वो लोग, वो चरण 5 के पोस्ट कन्वेंशनल बच्चे हैं जो नियम बदलने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से है, जो नीट की जो गुनहगार हैं उनको सजा दिलाई जाए, इस्तीफा दिलाई जाए, ये सारी बातें कर रहे हैं। वो पोस्ट कन्वेंशनल वाले बच्चे हैं। वो ये चाहते हैं कि यदि कोई लॉ बना हुआ है और उस लॉ की वजह से कोई परेशानी हो रही है आम जनताओं को, तो वो लॉ एंड रूल्स बदलने चाहिए, और बदलने के लिए वो बच्चे डट के खड़े हुए हैं। और वही चीज है बेटा ये चरण 5 वाले बच्चे हैं जो सामाजिक समझौता आधारित सोच रखते हैं। उनको पता है कि रूल्स एंड लॉ बने हैं, और वो किसने बनाए हैं, वो इंसानों ने बनाए हैं। तो वो इंसानों ने बनाए हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, उसको बदल सकते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट करके हो, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से हो, है ना, सारी चीजें हैं। तो ये बेटा चरण 5 वाले बच्चे हैं। इस बार की जो प्रोटेस्ट है उसको मैं अभी एजुकेशन, अभी जस्ट मैंने सोचा कि ये अभी हम नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इसमें फाइन इंक्लूड कर दिया जाए। क्या पता क्वेश्चन यहीं से आ जाए, सीटेट में आ जाए क्वेश्चंस। क्योंकि देखो बेटा करंट अफेयर है बेटा, करंट अफेयर क्या है, प्रोटेस्ट से रिलेटेड। प्रोटेस्ट से रिलेटेड करंट अफेयर में धारा 144 लगता है जो कि बदल चुका है, नए पीनल कोड के हिसाब से 163 हो चुका है सेक्शन। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार सर्च करिएगा सेक्शन 144 कब लगता है, 163 कब लगता है, 144 किसका सेक्शन है पुराना। होमवर्क रहेगा बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी उसकी बात जो हम हिस्ट्री की क्लास में करेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे को समझाना क्या था, मेरे को कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ना, उसको 6 स्टेजेस को आपको समझाना था। उस प्रोटेस्ट में पहले दूसरे तीसरे वाले छोटे बच्चे नहीं आए होंगे, आए होंगे 13+ बच्चे आए, जो चरण 5 वाले बच्चे होंगे। चरण 6 वाले बच्चे क्या है बेटा, कोई देखे ना देखे, हमको क्या करना है, हमको सच का साथ देना है, हमको क्या करना है, हमको जो सही है वो करना है। ये बातें करने वाले 6 चरण के बच्चे थे। तो इस प्रकार से बेटा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ना, वो इन 6 स्टेजेस में बटा हुआ है। और इन 6 स्टेजेस को मैंने आप लोगों को बताया। फिलहाल ये वाले स्टेजेस मैंने इसमें नहीं बताया है क्या, अच्छा नहीं बताया है बोल रहे हो, चलो ठीक है देख लो। पहले चरण में क्या लिखा था बेटा, देखो आज्ञा पालन और दंड आधारित सोच। जो पहले चरण के जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उनको हमेशा यह रहता है कि नहीं मैं होमवर्क करके जाऊंगा स्कूल। सिर्फ और क्यों होमवर्क कर रहा है वो बच्चा, नहीं करके जाएगा तो मैडम उसको डांटेगी,
उसके अलावा कोई सोच नहीं है उसकी। बदमाशी करूंगा तो घर में मम्मी से मार खाऊंगा, ये डर है उसका, उस डर की वजह से वो काम कर रहा है ना बेटा। फिर देखो चरण टू वाले बच्चे क्या करते हैं बेटा, वो स्वहित व्यक्तिगत आधारित सोच, भैया मेरा क्या फायदा होगा। आज की डेट में आसपास के लोग भी होते होंगे आपके, जो आपकी हेल्प करने की बेसिस पे पूछते होंगे कि भाई तेरा हेल्प करने से मेरा क्या फायदा होगा। हाँ, तो वो इसी स्टेज में फंसे हुए बच्चे हैं। भले ही हाइट बड़ा हो गया है, ग्रोथ हो गई है, डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वो ऐसे बच्चे होंगे जो चरण 2 में ही फंसे हुए होंगे, है ना। क्या बोलता है बच्चा, चरण 2 का बच्चा, कार्य का मूल्यांकन व्यक्तिगत लाभ पुरस्कार के लिए आधारित होता है। जैसे वो कहानी बताया था मैंने छह लड़कों का। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा था, मैं यदि 500 रुपए को मैडम के पास लेके जाऊंगा ना तो मुझे मैडम क्या करेगी, पुरस्कार देगी। ये सेकंड चरण के बच्चे हैं बेटा, है ना। थर्ड चरण के बच्चे क्या चाहते थे, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने चाहते थे। भैया उनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप लोगों ने खुद ही एक एज आती है बेटा जिसमें हमको बहुत ही आइडियलिस्टिक थिंकिंग और आइडियलिस्टिक सोच आने लगती है कि नहीं यार, मैं हमेशा अच्छा काम करूंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा, ऐसा करूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, और मैं एक्चुअल में अच्छा हूं। और मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूं अपने आप को अच्छा, क्योंकि 4 लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में भी तो आया ही होगा ऐसा स्टेज, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है बेटा, सामाजिक स्वीकृति व दूसरों की प्रशंसा करने और नैतिक निर्णय लेने वाले बच्चे। यदि उनकी प्रशंसा कर रहे हो, उनकी तारीफ कर रहे हो, उनके चाहने वाले उनको पसंद कर रहे हैं, तो वो बच्चे कौन है, चरण 3 वाले बच्चे हैं। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन कैसे आता है, अब ये सुनो। क्वेश्चन बोलेगा, अभी सीजी टेट 2026 में क्वेश्चन आया था, कल रात के मैं एनालिसिस कर था, अभी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाया हूं उसमें। उसमें था बेटा, एक बच्ची है श्वेता जिसकी एज 4 साल की है ना। वो कौन से कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वो कौन से एज से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ दिया, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भैया 0 से 4 वाले बच्चे जो हैं वो प्री कन्वेंशनल स्टेज के बच्चे होते हैं। कन्वेंशनल स्टेज में 4 से 13 साल के बच्चे आते हैं, और 13 से ज्यादा बड़े उम्र बच्चे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आते हैं। तो बेटा एज बेस पे तुम लोग पहचान सकते हो। या फिर कैसा क्वेश्चन आएगा, एक बच्चा है जिसकी मम्मी जो है उसको डांट रही है, और वो इस डर से होमवर्क कर रहा है कि मम्मी डांटे नहीं। ये कौन से स्टेज का बच्चा है, ये पूछेगा क्वेश्चन। तो आपको बोलना है भैया प्री कन्वेंशनल स्टेज के स्टेज 1 का बच्चा है ना। फिर क्या बोलेगा, एक और कंडीशन आएगी चरण 3 में जो लिखा हुआ है, एक बच्चा है जो सामाजिक स्वीकृति और दूसरों की प्रशंसा करने हेतु नैतिक निर्णय लेता है। ये किस प्रकार के स्टेज का बच्चा है, ये बेटा कन्वेंशनल स्टेज का बच्चा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेसिस पे अब तैयारी करनी है बेटा। क्लियर है आप लोगों को। चलो, ये हम लोगों ने क्या देखा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत देखा, ठीक है। तो अब आते हैं, देखो क्या बोलता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के बाद थोड़े बहुत कुछ चीजें और देख लेते हैं। ये हेंज की दुविधा जो मैंने बताई थी, हेंज क्या करता है, नैतिक निर्णय, इसको थोड़ा सा थ्योरी बेसिस पे एक्चुअल में वर्डिंग क्या है ये भी देख लेते हैं। चलो, नैतिक निर्णय का आकलन करने हेतु प्रसिद्ध परिकल्पना तथा चोरी को नैतिक ठहराने या न ठहराने को विभिन्न स्तरों पर जोड़ा देखा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जब हेंज का कहानी बता रहा था, तो एक बच्चा क्या बोला, हेंज ने गलत किया, चोरी करना गलत बात है, वो कन्वेंशनल स्टेज का प्री कन्वेंशनल स्टेज का बच्चा होगा। दूसरा स्टेज का बच्चा, कन्वेंशनल स्टेज का बच्चा क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार, डॉक्टर को उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, डॉक्टर का धर्म होता है उसको हेल्प करना, नियम वियम के बारे में बात चल रहा है ना। कौन से स्टेज का बच्चा है, कन्वेंशनल स्टेज का बच्चा है। तीसरा बच्चा क्या बोला, हेंज ने बिल्कुल सही किया, किसी की जान बचाना लॉ एंड रूल से बड़ा है क्या। हेंज ने चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचाई है, और लाइफ बचाना किसी भी लॉ से ऊपर की बात है। यदि आप किसी की रक्षा कर रहे हैं तो वो लॉ एंड रूल से ऊपर की बात है बेटा, ठीक है। लॉ एंड रूल्स को तोड़ के यदि आप रक्षा कर रहे हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस में जो आत्मरक्षा में गोली चलाते हैं उनको क्या बोलना चाहिए, सजाए मौत नहीं मिलती है ना। तो इस प्रकार से है बेटा। फिर देखो, हेम की दुविधा की आलोचना भी हुई
हेंज की जो दुविधा थी, है ना, क्या दुविधा थी बेटा, चोरी करूं या पैसा दे के लूं, पैसा तो है नहीं तो क्या करूं। तो हेंज की दुविधा की आलोचना हुई बेटा। क्या आलोचना हुई? पहली आलोचना, हेंज ने क्या किया, हेंज ने जो है सिर्फ एक समाज में दो वर्ग के लोग जो पुरुष और महिला हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को अपने क्या बोलना चाहिए प्रैक्टिकल में शामिल किया। मतलब वो जो 6 थे ना, उनमें से कोई लड़की नहीं थी, उसमें उनमें से सिर्फ 6 के सारे 6 लड़के थे। तो लड़कों की सोच तो एक जैसे होती है, ऐसे गर्ल्स लोग बोलते हैं, ऐसा आप लोग भी सोचते होंगे। गर्ल्स थोड़ा सा मोरली सोचती हैं, थोड़ा सा हमदर्दी के साथ सोचती हैं, ऐसा बोला जाता था, है ना, आज की डेट में ऐसा है भी, है कि नहीं। तो उसमें देखो क्या है बेटा, सिद्धांत का गलत होना, नैतिक निर्णय क्षमता का विकास नहीं होता है। नैतिक निर्णय क्षमता का विकास हर स्टेज में नहीं होता, ये हिंज की दुविधा है। सामाजिक व्यवहार की समस्या, यह वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करता है। क्यों ठीक से नहीं प्रतिबिंबित करता है? क्योंकि हेंज ने अपने प्रयोग में क्या किया था, हेंज ने अपने प्रयोग में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को शामिल किया था, महिलाओं को शामिल नहीं किया था। शिक्षा में मूल्य शिक्षा के लिए उपयोगी, यह केवल नैतिकता सिखाने के बजाय व्यवहारिक निर्णय पर प्रभाव डालता है। भैया नैतिकता क्या होता है, चोरी ना करना, लेकिन व्यवहारिक क्या है, चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचाना, है ना बेटा, इस पे ध्यान देता है वो। ठीक है बेटा, ये सारी बातें थी जिसमें क्या होता है, हेंज की जो आलोचना हुई थी उसमें यह भी बात थी कि जो पुरुष जो है वो एक्चुअल में लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं और महिलाएं जो है वो थोड़ा सा हार्ड बेसिस पे थिंकिंग करती हैं, है ना, ये भी एक आलोचना थी। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा बेटा कि हेंज की जो आलोचना है वो किसने की थी। यदि आप यूट्यूब वाले बेटा लोग यदि आप लोग देख रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि हेंज की आलोचना किस साइकोलॉजिस्ट ने की थी। ये होमवर्क रहेगा बेटा आप लोगों की, ठीक है। तो ये था बेटा हेंज का नियम, कोहलबर्ग का सिद्धांत। हम लोगों ने टोटली डिटेल में क्या क्या पढ़ लिया, प्याजे पढ़ लिया, वाइगोत्स्की पढ़ लिया, कोहलबर्ग पढ़ लिया और इसके बेसिस पे विकास 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 पढ़ लिया। लेकिन अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा विकास की अवधारणा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन सीटेट में हमेशा आते हैं। कोहलबर्ग वाइगोत्स्की तो भैया 6-7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोहलबर्ग वाइगोत्स्की प्याजे मैंने इसलिए स्टार्ट किया बेटा क्योंकि देखो नया नया शिक्षक भर्ती का क्लास स्टार्ट हुआ है, नया नया जोश है आप लोगों का पढ़ने का। तो कुल मिला के जो टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है वो टॉपिक को पहले ही पढ़ लो कम से कम। आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा, रिवाइज करते रहोगे आप लोग। नहीं समझ में आएगा पहले दिन ही पता चल रहा है तो 3-4 दिन में टीचर से क्लियर तो कर लोगे। लेकिन यही टॉपिक सोचो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाता, उसके बाद बैच ऑफ हो जाती तो फिर क्या पढ़ पाते आप लोग? बिल्कुल नहीं। जो लोग पढ़ना चाहते थे वो पढ़ लेते और जो थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते उनका तो छूट जाता ना बेटा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो भी बच्चा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है हम उन सारे बच्चों से बात कर रहे हैं कि बेटा अब तो डेट भी क्लियर हो चुका है ना, आज डेट भी आ गई है, तेरे से नोटिफिकेशन भी आ चुका है, क्लियर है बेटा। तो ये था बेटा क्या, हेंज का दुविधा का नियम। अब हेंज ने जो है ना बच्चों की नैतिक दुविधाओं को समझने की जो प्रेरणा मिली थी वो कौन से वैज्ञानिक से मिली थी, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, प्याजे। क्या होगा इसका आंसर, प्याजे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, और ऑप्शन में दिया हुआ है कोहलबर्ग, प्याजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या लगाओगे? सोच में पड़ जाओगे भाई, 2 बार क्वेश्चन 2 बार आ गया तो कैसे। प्याजे और प्याजे और कोहलबर्ग दोनों ने नैतिक विकास की बात करी, लेकिन नैतिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया करके आ गया और दोनों में दोनों ऑप्शन पूछ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि और हो भी गया तो ये याद रखना कि नैतिक संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किसने दी थी,
वो प्याजे ने दी थी। और नैतिक विकास के सिद्धांत यदि बोलेगा तो कोहलबर्ग ने दी थी। ये मान के चलना आप लोग। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, पढ़ने से पहले एक चीज और मैंने बनाई थी यहाँ पे, प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत का तुलनात्मक चार्ट दिया है। देखो भाई, प्याजे क्या बोलता है? प्याजे का मुख्य विषय क्या था? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की का क्या था? सामाजिक संस्कृति अधिगम, है ना? सोशली इंटरेक्ट करके बच्चा क्या करता है? सोशियो कल्चर लर्निंग वाइगोत्स्की बोलते हैं। और कोहलबर्ग क्या बोलते हैं? हर बच्चा अलग अलग एज में अलग अलग टाइप का नैतिकता का सोच रखता है ना? 5 साल के बच्चा जितना ज्यादा नैतिक नहीं होगा उतना 18 साल का बच्चा होगा। ऐसा थ्योरी कौन बोला? कोहलबर्ग बोले। फिर देखो दृष्टिकोण क्या थी प्याजे की। प्याजे की दृष्टिकोण थी कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चा जो है करके सीख रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने माइंड को। कैसे? सेल्फ प्रैक्टिस करके, खुद से सीख के, है ना? फिर क्या हुआ? वाइगोत्स्की ने क्या बोला? वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण क्या था? सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता बेटा, है ना? जितना वो समाज में इन्वॉल्व रहेगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा? अपने आप का मोरल डेवलपमेंट के साथ साथ क्रिटिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा। याद रखना बेटा, याद रखना एक चीज, प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन दोनों बच्चा कैसे सीखता है इसकी बात दोनों की अलग अलग हो जाती है। एक बोलता है बच्चा खुद से सीखता है, दूसरा बोलता है बच्चा जो है क्या से करता है? समाज में रह के सीखता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चरण देखो, प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी और वाइगोत्स्की ने क्या बोला? ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर। ये सारी बातें किसने बोली? वाइगोत्स्की ने बोली। इसका कोई चरण नहीं होता बेटा, है ना? इन्होंने कोई चरण नहीं बताई। कोहलबर्ग ने क्या बोला बेटा? कोहलबर्ग ने भी भैया 3 स्तर दिए और 6 चरण दिए। 3 स्तर कौन कौन से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप लोग, और जो रियल में आए हुए हैं वो रियल में बताओ। चलो आप कमेंट रियल में आया हुआ है बच्चा ऑफलाइन क्लास में, बोल रहा है कमेंट करके बताओ, बोल रहा है तो मोबाइल ओपन कर रहा है। कमेंट करने के लिए मोबाइल ओपन कर रहे हो बेटा, तुम सामने से बताओ। चलो हाँ बताओ। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा क्या है? अच्छा, कन्वेंशनल स्टेज। तीसरा क्या है बेटा? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, चलो गुड। अच्छा ये मेरे को बताओ तो, कन्वेंशनल स्टेज में 2 टाइप के बच्चे कौन कौन से थे? हाँ आप बताओ। नहीं पता? वो तो प्री कन्वेंशनल स्टेज का था। किसको पता है भाई? कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। अच्छा, लोग क्या कहेंगे? गुड गर्ल गुड बॉय वाली बात। ठीक है, और क्या था? रूल्स एंड लॉ। ठीक, वेरी गुड बेटा। इन्होंने क्या बताया? कन्वेंशनल स्टेज बताया। हाँ आप बताओ, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज क्या था बेटा? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल। ठीक, वेरी गुड। इन लोगों को तो याद हो गया, तुमको क्यों याद नहीं हुआ यार? अच्छा कंफ्यूज हो गए थे, अब तो नहीं रहेगा ना कंफ्यूजन। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए कीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे। कल ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे? देखो क्या लिखा है बेटा? अ टीचर wants to apply Vygotsky concept of the zone of proximal development to help a child solve word problem in mathematics. Which strategy best reflect this idea? इसी टाइप के क्वेश्चंस तो आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में, देख लो हिंदी वाले बेटा। एक शिक्षक क्या बोल रहा है? गणित के शब्द वर्ड प्रॉब्लम को जो है हल करने में बच्चों की सहायता के लिए वाइगोत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अवधारणा लागू करना चाहता है। तो कौन सी रणनीति इस विचार में सबसे अच्छी तरह दर्शाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? जितना बच्चा खुद से मेहनत कर पाता है और जितना उसको कोचिंग की सहायता के बाद जो वो
एक्चुअल में नंबर अचीव करता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, 2x + 3y वाला नहीं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस तीन संख्याओं का योग 15 है, यदि पहली संख्या में 10 और दूसरी संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा है। वर्ड प्रॉब्लम बोलते ही भूल मत जाना वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है। इंग्लिश का वर्ड प्रॉब्लम मत समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। गणित का वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, यही वाला होता है जो क्वेश्चन भी मैंने रिपीट किया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। सहपाठी सहयोग से बचना ताकि बच्चा दूसरों पर निर्भर ना हो। क्या बात कर रहा है यार ये, सहपाठी सहयोग से बचना, स्कैफ फोल्डिंग की बात कर रहा है क्या। स्कैफ फोल्डिंग में तो हेल्प करते हैं, यहाँ बचना बोल दे रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा लग रहा है। क्या होगा बेटा, कमेंट में बताओ तो। आप लोग देख रहे हैं कि कमेंट कोई कर रहे हैं कि कमेंट बेटा। चलो दूसरा क्या है बेटा, ऐसे कार्य देना जो बच्चे के वर्तमान स्तर से बहुत ऊपर हो ताकि वह अकेले संघर्ष करे। वाह, बच्चे को यदि तुम 80 नंबर का बच्चा है उसको 100 नंबर की चीज पढ़ाओगे और 20 नंबर का डिफरेंस नहीं पढ़ा पाओगे तो बच्चा कैसे जटिल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। फिर क्या बोल रहा है, बच्चे को केवल ऐसे प्रश्न करने देना जिन्हें वो पहले से अकेले हल कर सकता है। ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, ऐसे प्रश्न देना जिन्हें वो पहले से ही अकेले हल कर सकता है तो भैया वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आएगा ही नहीं, वो तो पहले स्टेज में ही है ना। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या कहलाता है, जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो बच्चा टीचर की सहायता से कर सकता है ना, उन दोनों का जो डिफरेंस। तो कौन सी रणनीति, देखो चौथा बच्चा, देखो चौथा वाला बच्चा क्या बोल रहा है, निर्देशित सहायता, हिंट्स और मार्गदर्शन देना ताकि बच्चा थोड़ी चुनौतीपूर्ण प्रश्न कर सके। ये आंसर सही लग रहा है, स्कैफ फोल्डिंग मिल रही है यहाँ पे, हिंट दे रहे हैं बच्चे को, बेटा ऐसा करने से ऐसा होगा बोल के, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो निर्देशित सहायता, संकेत, हिंट्स और मार्गदर्शन देना ताकि बच्चा थोड़े चुनौतीपूर्ण प्रश्न हल कर सके। ये वाला आंसर सही लग रहा है मुझे। क्लियर है बेटा। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट लाइव क्लास है वो हमारे कोको रायपुर के दूसरे वाले चैनल में लगने वाली है, तो आप सभी जरूर से जाकर वहां सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ शिक्षक भर्ती की क्लास में जुड़े रहिए और अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच। ओके